गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 11th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है सप्लाई फंक्शन और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सप्लाई एनालिसिस के बारे में कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ लिए थे। इस लेक्चर के अंदर हम सप्लाई फंक्शन पढ़ेंगे और साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई शेड्यूल एक्सप्लेन ओनली द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई मैथमेटिकली एस इक्वल्स टू एफ पी बोथ एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम प्राइस चेंजेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई और सप्लाई शेड्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन बताता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो सप्लाई किसके इक्वल होती है, फंक्शन ऑफ प्राइजेस के इक्वल होती है। तो हम एनालाइज करते हैं कि कौन से चीज़ें हैं जो हमारे सप्लाई को इम्पैक्ट कर रही है या हमारी प्राइस को चेंज कर रही है और हमारे क्वांटिटी को भी चेंज कर रही है। तो जो सप्लाई है किसी प्रोडक्ट की उसके अंदर हमें देखते हैं कि वो प्राइजेस के चेंजेस होने पे डिपेंड होती है मैनी फैक्टर्स पे। व्हेन वी एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फैक्टर ऑन सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सप्लाई फंक्शन। जब हम ये एनालाइज करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं हमारे सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो जो सप्लाई शेड्यूल है वो कन्वर्ट होता है सप्लाई फंक्शन के अंदर। तो सप्लाई फंक्शन इज ए कॉम्प्रेसिव वन एट as it is analyze the causes for the changes in supply in a detailed manner. Mathematically, supply function can be represented in the following manner. अगर हम सप्लाई फंक्शन की बात करें तो एक कॉम्प्रेसिव एनालिसिस होती है कि कौन कौन से चेंजेस के बिहा पे हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कॉज कर रहे हैं कि हम सप्लाई के अंदर उसको चेंज कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं कि जो सप्लाई फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कि एस एक्स इज इक्वल टू एफ पी एफ कॉमा टी कॉमा सी पी कॉमा जी पी कॉमा एन एंड एटसेट्रा, वेयर एस एक्स मीन्स सप्लाई ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट ऑफ एक्स कि एक एक्स प्रोडक्ट की क्या सप्लाई है। पी एफ का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, टी मीन्स का क्या है टेक्नोलॉजी, सी पी का मीन्स क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी पी का मीन्स है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ फर्म्स। ये जो आप सारे फैक्टर्स देख रहे हैं पी एफ से लेके एन तक, ये सारे फैक्टर्स हमने पिछली लेक्चर की क्लास में पढ़े थे कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सप्लाई को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं किस तरीके से हमारे सप्लाई के फंक्शंस को बताते हैं। तो सप्लाई फंक्शन इज आल्सो डिस्क्राइब एज शिफ्ट इन सप्लाई। जो सप्लाई फंक्शन है वो डिस्क्राइब भी करता है कि किस तरीके से जो सप्लाई के अंदर शिफ्ट हो रहा है, मीन्स एक्सटेंशन और कॉन्स्टेंशन हो रहा है। मीन्स एक्सपेंशन और कॉन्स्टेंशन हमने देखा कि जो जो हमारा कर्व होता है, सप्लाई कर्व होता है, वो किस तरीके से राइट साइड और लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। इट इज़ द पैरेलल कंसेप्ट टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट रेफर्स टू द सेंसिटिवनेस ऑफ द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। इन शॉर्ट, इट मेजर द डिग्री ऑफ द एडजस्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन द price of a product. The formula to calculate elasticity of supply as it follows. It implies that at the present level, with every change in the price one time, there will be a change in the supply four times directly. अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये एक पैरेलल कंसेप्ट होता है जहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताते हैं। ये रेफर करता है कि किस तरीके की सेंसिटिवनेस और रेस्पॉन्सिवनेस है सप्लाई के बिहा पे कि जब किसी प्राइस के अंदर कोई चेंज हो रहा है। तो शॉर्ट में हम बता सकते हैं कि ये मेजरमेंट होता है किसी डिग्री का जिसको हम सप्लाई के अंदर एडजस्ट करते हैं एक प्राइस के चेंज होने से। तो इसको हम एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर प्रेजेंट लेवल पे हम चेंजेस देख रहे हैं प्राइस के अंदर किसी एक टाइम के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो सप्लाई है वो 4 टाइम्स डायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट करती है। अगर हम फार्मूला की बात करें तो जो ई एस का जो फार्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फार्मूला होता है वो होता है ई एस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके बाद अगर हम फैक्टर्स देखें कि कौन कौन से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर होते हैं, तो जो पहला फैक्टर है वो है टाइम पीरियड। टाइम एज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देन ऑन डिमांड। जनरली सप्लाई टेंड्स टू बी इनरियलिस्टिक in the short run because time available to organize and adjust supply to demand is insufficient. Supply will be more elastic in the long run. अगर हम टाइम पीरियड फैक्टर की बात कर रहे हैं और उससे हम ई ओ एस मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो जो टाइम है वो ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर किसी डिमांड को लेके। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो सप्लाई का ट्रेंड है उसको इनलास्टिक लेते हैं
शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि जो टाइम अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए और हम उसके अंदर सप्लाई को एडजस्ट करते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जो सप्लाई है अगर वो इलास्टिक है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो लॉन्ग रन के अंदर काम कर रही है, लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर काम कर रही है। सेकंड अगर हम बात करें फैक्टर की, तो वो कौन सा है? अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल इन पेनल्टी और फ्रीली मोबाइल फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, सप्लाई टेंड टू बी इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखें जो कि हमारे अवेलेबल हैं हमारे प्लेंटी या फ्री मोबाइल के अंदर, कि वो एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में हो रहे हैं, तो जो सप्लाई का जो ट्रेंड है वो इलास्टिक होता है या वाइस वर्सा होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड आउटपुट एंड सप्लाई टेंड्स टू बी इलास्टिक। ओल्ड मेथड्स रिड्यूस आउटपुट एंड सप्लाई टेंड्स टू बी इलास्टिक। अगर हम टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट की बात करें तो अगर हम मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर तो ये हमारे आउटपुट को एक्सपेंड करता है, तो जो सप्लाई है वो क्या होगी? इलास्टिक होगी। अगर हम ओल्ड मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है जो आउटपुट है वो कम होता है, तो सप्लाई भी क्या होती है? हमारी इलास्टिक होती है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आर राइज रैपिडली एज आउटपुट एक्सपेंड, देन देयर विल बी अ much incentive or to increase output as the extra benefit will be chalked off by increase in cost. Hence supply tends to be elastic and vice versa. अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो ये जब राइज होता है रैपिडली तो आउटपुट भी क्या होता है? एक्सपेंड होता है। और अगर हम देखें कि ये ज़्यादा इंसेंटिव नहीं कर रहा कि हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करें, तो हम एक्स्ट्रा बेनिफिट से उसको चॉकअप करते हैं और अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो जो सप्लाई का जो ट्रेंड होता है वो इलास्टिक होता है और वाइस वर्सा हो सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है काइंड्स एंड नेचर ऑफ मार्केट। इफ द सेलर इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट, सप्लाई टेंड्स टू बी इलास्टिक in any one of the market because a fall in the price in the one market will induce him to sell in another market. Again, if he is producing several type of goods and can switch over easily from one to another, then each of his product will be elastic in the supply. अगर हम मार्केट के काइंड की और नेचर की बात करें तो जो सेलर हैं जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर, तो जो सप्लाई ट्रेंड होएगा वो इलास्टिक होएगा क्योंकि हम मार्केट के अंदर होते हैं। तो जो प्राइजेज हमारी अगर वो कम हो रही हैं मार्केट के अंदर, तो हम इंड्यूस करते हैं कि जो सेल करें हम मार्केट के अंदर वो कम करें। अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्वल टाइप्स ऑफ गुड्स को, अगर हम बहुत सारे डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इजीली क्या करते हैं कि एक दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है? इलास्टिक फॉर्म में होती है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन में ड्रिफ्ट प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज दैट केस सप्लाई टेंड्स टू बिकम इनरियलिस्टिक। अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो अगर डिरूप्ट है मीन्स कि बहुत नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में जो किसी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है। तो इस केस के अंदर जो सप्लाई है हमारी वो इलास्टिक होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है नंबर ऑफ सेलर्स। सप्लाइज टू टेंड्स टू बिकम मोर इलास्टिक इफ़ दे आर मोर सेलर्स फ्रीली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। अगर हम नंबर्स ऑफ सेलर्स की बात करें तो सप्लाई अगर इलास्टिक है मीन्स इलास्टिक फॉर्म में है, तो हम ये देख रहे हैं कि उस कंडीशन में जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा है और वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अगर सेलर्स हमारे कम हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो भी कम होगी, तो उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ए फर्म कैन चार्ज अ हायर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इफ प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर हायर वाइस वर्सा। अगर हम रिलेटेड गुड्स की प्राइस की बात करें तो एक अगर फर्म चार्ज कर रही है हायर प्राइस किसी प्रोडक्ट पे, तो जो हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो भी हाई होती है और उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो भी क्या होगी? उसके यहाँ पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गोल्स ऑफ द फर्म। इफ़ द सेलर इज़ हैप्पी विद स्मॉल आउटपुट, सप्लाई टू टेंड्स टू बी इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अगर हम फर्म के गोल के अकॉर्डिंग देखें तो अगर सेलर हैप्पी है कि वो स्मॉल आउटपुट करे तो जो सप्लाई ट्रेंड है वो इलास्टिक होगा। अगर सेलर हैप्पी है कि वो ज़्यादा आउटपुट करे तो जो सप्लाई ट्रेंड है वो इलास्टिक फॉर्म में होगा। अगर हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की टाइप से रिलेटेड है कि जस्ट लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वली टू इन्फिनिटी, जीरो, ग्रेटर देन 1, लोअर देन 1 एंड इक्वल टू 1। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह देखें तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो भी इक्वल होती है किसके तरह?
कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या तो इन्फिनिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या तो जीरो होती है, इलास्टिक सप्लाई या तो ग्रेटर देन वन होती है, या तो इलास्टिक ऑफ सप्लाई लोअर देन वन होती है, या इलास्टिक सप्लाई वन के इक्वल होती है। तो उसको हमें एक एक करके 5 डिग्रीज़ को पढ़ना है, जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था। तो पहला जो हमारी जो डिग्री है वो कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन slight change in the price leads to irreversible change in the supply and supply curve would be horizontal or parallel to line o axis। अगर हम सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक कह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर तो कुछ ही चेंजेस होते हैं, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट होती है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा सप्लाई कर्व होएगा वो ओ एक्सिस के पैरेलल होएगा। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि अगर सप्लाई क्या है हमारी कांस्टेंट है, तो प्राइस ही जो हमारी प्राइस अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो ही सिर्फ वेरी करेगी। प्राइस यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो जो हमारा ES होएगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अगर हम सेकंड डिग्री की बात करें तो सेकंड डिग्री हमारी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। वन सप्लाई और कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज वाट एवर मे बी द चेंज इन द प्राइस, इट्स सेड टू बी द एब्सोल्युटली और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वेयर द सप्लाई कर्व टेंड्स टू बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइक ES इक्वल्स टू जीरो। अगर हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करें तो जो सप्लाई है किसी कमोडिटी की, अगर वो कांस्टेंट है तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइजेस हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक होती है। तो हम सप्लाई कर्व देखें तो वो वर्टिकल लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है OY एक्सिस से। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है? जीरो है। अगर हम नेक्स्ट डिग्री की बात करें तो नेक्स्ट डिग्री हमारा क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। इफ चेंज इन द सप्लाई इज मोर देन proportionate change in the price, elasticity of supply is greater than 1, in that case the supply is flatter and is more inclined to excesses। अगर हम रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सप्लाई के अंदर जो चेंज हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं और प्राइस के अंदर कम हो रहे हैं। अगर प्राइस के प्रोपोर्शनेट में देखें तो सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई के अंदर चेंजेस ज़्यादा होते हैं और प्राइस में कम होती है। तो उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की है वो ग्रेटर देन 1 होगी और जो सप्लाई कर्व है हमारा वो फ्लैटर होएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लाइन करेगा एक्स एक्सिस की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सिस की तरफ ज़्यादा स्पेस है और जो वाई एक्सिस की तरफ आप देखेंगे तो पी के अंदर जो आप देख रहे हैं चेंज वो कम है और सप्लाई के अंदर ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में जो ES है वो ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट जो डिग्री हमारी वो है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। इफ द चेंजेस इन सप्लाई इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू द गिवन चेंज इन प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी लेस देन 1, हियर द सप्लाई इज स्टीपलिंग राइजिंग 1। अगर हम रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं और जो प्राइजेज है वो ज़्यादा हो रही हैं। तो इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि जो हमारी सप्लाई है वो तो क्या है? कम है और जो हमारी प्राइजेज हैं वो ज़्यादा है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हम ये देखेंगे कि जो सप्लाई का जो कर्व है वो मोस्टली किस तरफ इंक्लाइन ज़्यादा है? OY एक्सिस की तरफ ज़्यादा होएगा। तो उस कंडीशन में प्राइजेस तो हमारी प्राइजेस के जो चेंजेस होंगे वो ज़्यादा होंगे और जो क्वांटिटी सप्लाई है कम होगी। तो उस कंडीशन में ES क्या होएगा? लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा डिग्री है वो है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन द प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अगर हम यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहे हैं सप्लाई के अंदर अगर उतना ही हम करते हैं अपनी प्राइजेस के अंदर उसके प्रोपोर्शनेट में, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वो क्या होगी? 1 होगी। मीन्स अगर हम 10% सप्लाई के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो प्राइस के अंदर भी कितना चेंजेस करना पड़ेगा? 10% करना पड़ेगा। मीन 10% प्राइस चेंजेस होने से सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो भी 10% चेंज हुई है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो ES है वो 1 के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में प्राइजेस भी सेम टाइप पे चेंज होती है और क्वांटिटी भी सेम क्वांटिटी में चेंज होती है। मीन्स हम देखें तो अगर हम कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है और जो प्राइस चेंज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइजेस के अंदर 10% चेंजेस हो रहा है तो जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो भी 10% चेंज हो रही है। तो हम 10% अपॉन 10% करेंगे तो हम कैंसिल करेंगे तो वो किसके बराबर होएगा?
1 के बराबर होगा। मीन्स इलास्टिसिटी हमारे 1 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं वो हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो सप्लाईज का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने सप्लाई फंक्शन पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं उनको रीड आउट किया, वो किस तरीके से सप्लाई के से रिलेट होते हैं उनको देखा। उसके बाद हमने कौन कौन से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को बताते हैं कि इलास्टिसिटी किस तरीके से की है। उसके बाद लास्ट में हमने कौन कौन सी डिग्रीज़ होती हैं उनको पढ़ा। तो हमने देखा कि जो हमारी डिग्रीज़ होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हो सकती हैं, परफेक्टली इलास्टिक हो सकती हैं, हाईली इलास्टिक हो सकती हैं, लेस इलास्टिक हो सकती हैं और यूनिटरी हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो सप्लाई वाला जो टॉपिक है और जो हमारी सेकंड यूनिट का जो पार्ट है वो कम्प्लीटली इस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।